अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अजमल कनाडा से वीडियो के दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा GCMS नोट्स के बारे में। कौन इसको हासिल कर सकता है, ये है क्या बेसिकली GCMS नोट्स, कौन कौन लोग इसको हासिल कर सकते हैं, कैसे हासिल किया जाता है, कितनी इसकी फ़ीस है GCMS नोट्स की, और इसके बाद जब आपके पास GCMS नोट्स आ जाएं तो आपने करना क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं हूं अजमल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैंने आपको बताया था कि विज़िट वीज़ा रिफ्यूज़ होने के 3 मेन सेक्शंस की वजह से विज़िट वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, और मेन जो है वो जिन वजूहात की बिना पर विज़िट वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है उनमें मैंने बताया था कि जो विज़िट वीज़ा ऑफिसर है वो ये देखता है कि जो टाइम पीरियड उसे स्पेंड करना है वो कितना है, क्या वो कंप्लाई करता है इसके फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ, मीन्स ऑफ सपोर्ट क्या है इसकी, ऑब्लिगेशंस एंड टाइज टू द होम कंट्री इसकी क्या है, पर्पस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टे, इसका पर्पस क्या है, कहीं इसकी डुअल इंटेंट की मैं बात कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्स की क्रेडिबिलिटी क्या है, द क्रेडिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन सबमिटेड। अगर कहीं उसको डाउट हो तो वो आपको रिफ्यूज कर सकता है। पोस्ट कंप्लाइंस विद रिक्वायरमेंट ऑफ IRPA एंड IRPR, हाँ विजिटर हो, स्टूडेंट हो, वर्क या वर्कर हो, तो वो उसको भी देखता है कि जी कोई इंफॉर्मेशन में, कोई बायोमेट्रिक में इसका कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया। अच्छा, अब जब रिफ्यूज़ हो गई है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई है, उसने 2-3 छोटे पॉइंट लिख दिए, 179B लिख दिया, उसने सेक्शन फलां फलां लिख दिया, उसने बड़ा मुख्तसरन उसमें बताया कि जनाब ये जो है हमने आपको रिफ्यूज़ कर दिया। लेकिन एप्लीकेशन हैव द राइट to have a fair and impartial decision maker. The courts have indicated that it is necessary to avoid even the possibility or perception of bias, examples of which may include judging a matter before it is heard, prejudicial attitude. वो कहते हैं जी कि इसके बावजूद कि वीज़ा ऑफिसर ने आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ की है, एप्लीकेंट के पास ये राइट है कि वो इसको चैलेंज कर सकता है, उसकी डिटेल्स ले सकता है, क्योंकि उनको भी पता है कि जो वीज़ा ऑफिसर, वो भी इंसान है, उससे भी गलती हो सकती है, कभी वो भी प्रेशर में हो सकता है। तो वो चेक, अगर कोई बंदा अप्लाई करता है और उसको चैलेंज करता है तो उसको पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है, वो डिटेल्स पूरी मिलती हैं जिसकी बिना पे उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई, और उसके बाद उसको हक भी मिलता है कि वो अपना केस अगर फाइट करना चाहता है, वो उसको डिसीजन को चैलेंज करना चाहता है कि जनाब मेरे पास पूरी चीज़ें मुकम्मल थीं, उसके बावजूद मेरा बगैर किसी वजह के रिजेक्ट किया गया है, वो मुझे तासुब का निशाना बनाया है या मुझे कोई बाइसनेस का निशाना बनाया गया है, वो उसको चैलेंज कर सकता है और उसको प्रॉपर सुना जाता है। अब आ जाते हैं जी कि GCMS नोट्स। जब हम GCMS नोट्स की बात करते हैं तो GCMS नोट्स पे वीज़ा ऑफिसर ने पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन दी होती है कि किन किन ग्राउंड्स की बुनियाद पर, किन किन वजूहात की बुनियाद पर उसने ये केस रिफ्यूज़ किया है। और GCMS नोट्स को अप्लाई करने का एक प्रॉपर तरीकाकार लिखा हुआ है। सबसे पहले तो आपको वो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए होती है जिनकी वजूहात की बिना पर आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, क्योंकि जितनी डिटेल आपके पास मौजूद होंगी, अब आप उसको स्टडी करके तो उसका फिर काउंटर कर सकते हैं या आप देख सकते हैं कि ये वैलिड है या इनवैलिड है। उसके लिए लाजमी है कि आपके पास उसका पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन मौजूद हो। तो GCMS में वो तमाम डिटेल्स मौजूद होती हैं। बाउंड होता है वीज़ा ऑफिसर कि आपको फुल डिटेल्स वो लिखे कि किन किन ग्राउंड्स पर, किन किन बुनियादों पर, किस किस वजूहात पर, कौन कौन से शकूक थे उसके, कौन कौन से एविडेंस आए उसके पास, जिनकी बिना पर उसने ये वीज़ा रिफ्यूज़ किया है। अब GCMS नोट्स लेने का तरीका है। GCMS नोट्स बेसिकली वो फाउंडेशन है जिसकी बुनियाद पर कोई भी एप्लीकेंट जो है वो अपना केस फाइट कर सकता है और विन भी कर सकता है। उसका एक तरीकाकार है, उसके लिए आपको ATIP एक फॉर्म है, वो रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ती है GCMS नोट्स लेने के लिए। और ATIP क्या है? एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन,
इस इसमें आप एक्सेस लेते हैं और मैं ये बताऊंगा, इसकी फ़ीस भी बताऊंगा और इस कौन लोग हैं जो इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको। अब मैं आ जाता हूं जी कि हाउ एंड वेयर डू आई सबमिट एन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन और प्राइवेसी रिक्वेस्ट। आपने कैसे और कहां पर एप्लीकेशन सबमिट करनी है और कैसे अपनी जीसीएमएस नोट्स लेने हैं। कहते हैं जी आपने सबसे पहला काम ये करना है कि ATIP ऑनलाइन रिक्वेस्ट जो है वो फिल करनी है। फिर बता रहा हूं ATIP ऑनलाइन रिक्वेस्ट। वंस यू हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे, द रिक्वेस्ट विल बी ऑटोमेटिकली सेंड टू द एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड प्राइवेसी डिवीजन एट IRCC। जब आप एक दफ़ा वो क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे, क्वेश्चंस आप उनको रिप्लाई करेंगे, ऑटोमेटिकली वो उनके जो प्राइवेसी IRCC का प्राइवेसी डिवीजन है उसको चली जाएगी। उसके बाद इफ सबमिटिंग आ रिटर्न रिक्वेस्ट, अगर आप रिटर्न रिक्वेस्ट आप भेज रहे हैं, यू मस्ट कंप्लीट वन ऑफ द फॉर्म्स। अब कौन कौन से फॉर्म्स फिल करने हैं फिर अगर आप रिटर्न में भेज रहे हैं? अगर तो ऑनलाइन किया तो ऑनलाइन में तो ATIP ऑनलाइन रिक्वेस्ट आ जाएगी और उसमें आपने क्वेश्चन पूछेंगे, वो डायरेक्ट चली जाएगी। रिटर्न करेंगे फिर आपको एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट फॉर्म एक है IMM 5563, ये फिल करना पड़ेगा, या एक्सेस टू इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट फॉर्म TBC/CTC 350-57, ये फिल करना पड़ेगा, या तीसरा है पर्सनल इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट फॉर्म TBC/CTC 352-58, ये फिल करना पड़ेगा। और you may also submit a letter as long as it indicates under which act the request is being made and includes sufficient details to IRCC to identify your records। अच्छा, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड प्राइवेसी डिवीजन अगर आप भेजते हैं तो किसके नाम भेजना है? इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कैनेडा, अटावा, ओंटारियो, K1A1L1, ये इसका प्रॉपर एड्रेस है। और कौन कौन एप्लीकेशन दे सकता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ लॉयर या सिर्फ कंसल्टेंट दे सकता है, एप्लीकेशन फॉर्म कर सकता है। सुनिएगा ज़रा, एनी कैनेडियन सिटीजन, एनी परमानेंट रेजिडेंट एंड एनी इंडिविजुअल present in Canada can make a request under the Access to Information Act। ये सिर्फ लॉयर या कंसल्टेंट ही नहीं कर सकता, कोई भी शख्स जो कैनेडियन सिटीजन है, परमानेंट रेजिडेंट है या कनाडा में मौजूद है, वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। और अगर बाहर से है कोई तो वो बंदा उसको एज ए अपनी अथॉरिटी दे सकता है, अथराइज कर सकता है कि वो उसके बिहाफ पर ले ले। लिखा हुआ है इफ यू आर नन ऑफ द अबव, फॉर इंस्टेंस आप पाकिस्तान में हैं, गल्फ कंट्रीज में या इंडिया में या किसी और जगह पे हैं, यू कैन आस्क अ रिप्रेजेंटेटिव हु इज अ कैनेडियन सिटीजन और अ परमानेंट रेजिडेंट टू मेक अ रिक्वेस्ट फॉर यू। इफ यू गिव दैट पर्सन रिटन कॉन्सेंट, आप उसको रिटन कॉन्सेंट देंगे, अपना एक अप्रूवल देंगे, अपनी एक अथराइजेशन देंगे, तो वो आपके बिहाफ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाए जी कि सॉरी, इसकी फीस कितनी है? आपको हैरानकुन फीस बताता हूं इसकी। इसकी फीस है जनाब $5, पूरे $5 इसकी फीस है GCMS नोट्स के लिए। और इस सारे प्रोसेस के लिए लोग लाखों और पता नहीं कितने कितने पैसे देते हैं। ईच रिक्वेस्ट फाइल्ड अंडर द एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट रिक्वायर्स $5 एप्लीकेशन फी, नॉट मोर देन दैट। कितने मैंने बताए? $5 इसकी फ़ी है। और फिर बता रहा हूं कि ये कोई भी शख्स जो कि कनाडा में या परमानेंट रेजिडेंट है या जिसके पास PR कार्ड है या जिसके पास सिटीजनशिप है या जो मौजूद है कनाडा में, मौजूद है, लीगली मौजूद है, वो आपके बिहाफ पे वो खुद डायरेक्ट अपनी अगर एप्लीकेशन है, कोई उसकी बंदा मौजूद है, उसकी एप्लीकेशन सबमिट करता है तो उसके बिहाफ पे कर सकता है, अपनी एप्लीकेशन है वो एक्सेस कर सकता है, और बाहर से कोई बंदा है तो उसके बिहाफ पे कर सकता है। रिकमेंडेड है अगर आप कंसल्टेंट की हेल्प लेना चाहें, लॉयर की हेल्प लेना चाहें,
तो आप उनसे भी ले सकते हैं। वो लाजमी सी बात है, वो प्रोफेशनल्स हैं, लीगल हैं, वो अपनी फ़ीस चार्ज करेंगे, आप सर्विस देंगे आपको। लेकिन अगर कोई भी दोस्त आपका यहाँ पे है जो आपके बिहाफ पे वो अप्लाई कर सकता है और आपके GCMS नोट्स निकलवा सकता है। तो ये वो GCMS की मिथ थी जिस पर लाखों रुपए हमारे एजेंट हजरात बटोरते हैं, और आज इस मिथ को मैंने आप लोगों के सामने खोल के रख दिया कि $5 फीस है। कोई भी कैनेडियन रेजिडेंट, कैनेडियन सिटीज़न या कोई बंदा जो लीगली यहाँ पे मौजूद है वो आपके बिहाफ पे GCMS नोट्स निकलवा सकता है। उसने मैंने बता दिया कौन कौन से फॉर्म फिल करने हैं। आपका सिर्फ उसको एक लेटर चाहिए जिसमें आपने उसको अथोराइजेशन दी है कि जनाब आप मेरे बिहाफ पे मेरे आप नोट्स निकलवा सकते हैं। $5 इसकी फ़ीस है। इतनी सी सारी बात है और आपको पता चल जाएगा कि किन बेसिस की बुनियाद पर आपका केस रिजेक्ट हुआ है या किन बेसिस की बुनियाद पे कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रख के वीज़ा ऑफिसर ने आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को डिक्लाइन किया है। और आगे फिर आप उसको या उसी एप्लीकेशन आप फाइट कर सकते हैं उस केस को, या आप नेक्स्ट एप्लीकेशन दोबारा रेज कर सकते हैं, नया केस पुटअप कर सकते हैं और उन चीज़ों को फिक्स कर सकते हैं। और मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आते हैं वो फाइनेंशियल टाइज के आते हैं। आपकी अगर बैंक स्टेटमेंट अच्छी होगी, मजबूत होगी, उसको प्रॉपर मैनेज किया होगा, अपनी डॉक्यूमेंटेशन मैंने बिजनेस की बताए हैं कि बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर लगाए होंगे, कवर लेटर सही बनाया होगा, ये जॉब के डॉक्यूमेंट्स, लीव एप्लीकेशन सारा कुछ सही लगा होगा, तो कोई वजह नहीं है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। ये थी आज की वीडियो GCMS नोट्स के हवाले से, जो एक बहुत बड़ा मिथ बनाया हुआ था, बहुत बड़ी रॉकेट साइंस बनाई हुई थी हमारे एजेंटों ने। आज उसको भी मैंने तोड़ दिया है। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।